नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उपचुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बावजूद बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी में 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं को ही मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पार्टी अभी तक औपचारिक ऐलान इसका नहीं कर पाई है। कांग्रेस भले ही 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी हो, लेकिन 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी के अंदर पेंच फंसा हुआ है, जबकि बीएसपी अभी तक 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। सियासी पार्टियां लगातार प्रचार में जुटी हैं। वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अभी तक एक भी सीट पर औपचारिक रूप से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है, तो वहीं कांग्रेस में 24 सीटों पर नामों के ऐलान के बावजूद 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं बीएसपी अभी तक 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन 10 सीटों पर वहां भी बात नहीं बन पा रही है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भले ही सियासी दलों में माथापच्ची चल रही हो, लेकिन एक दूसरे पर हमले का मौका कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस बहुत गंभीर बात को भी मजाक में लेती और मजाक को भी गंभीरता से पेश करती, इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता नहीं है। 28 के 28 सीट हम जीत सकते हैं, कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा। सरकार कायम रहेगी, मतलब 100% कायम रहेगी। वहीं सीट बंटवारे को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ जहां देवास के हाट पिपल्या में प्रचार करेंगे, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ब्रिगेड की टीम को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। भाजपा उस चीज़ का प्रचार प्रसार ज़्यादा करती है, दिखावा ज़्यादा करती है, बड़ी बड़ी भीड़ लेकर जाती है, वो भी इस कोरोना संक्रमण काल में, जहां मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो गए और 2,500 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सुना है बूथ बूथ स्तर पर जा रही, बड़े जल से निकाल रही, जुलूस निकाल रही। अरे साहब, बूथ स्तर तक जाने में 4 आदमी भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा सदैव ही इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी रही। हालांकि बीजेपी की तरफ से युवा ब्रिगेड को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस पार्टी के पास निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, क्योंकि उनके ज्यादातर लोग टूट चुके हैं और वो इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो जल्दी झूठ और भ्रम फैला सकते हैं, जनता के समक्ष नहीं जा सकते, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग जो भी तय मापदंड करेगा उसके आधार पर अपना चुनाव प्रचार निश्चित रूप से अच्छा करेगी। उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां सीट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि उपचुनाव के दंगल का विजेता कौन होगा और किसके सिर जीत का ताज सजेगा, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई पार्टी है जो आपसी खींचतान और गुटबाजी का सामना न कर रही हो। टीम न्यूज स्टेट। इन सबके बीच बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां पर गैंगरेप मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 306, 376D और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल परेशान होकर गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली थी। शिकायत नहीं लिखने पर पीड़ित बेहद परेशान थी। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज और गिरफ्तारियां हुई हैं। गैंगरेप से पीड़ित लड़की ने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में सवाल कानून व्यवस्था को लेकर और उस कानून की कार्यप्रणाली पर, जिसने इस गैंगरेप पीड़िता के मामले में एफआईआर तक लिखने से टाल मटोल किया था। कल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 306, 376D, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। परेशान होकर गैंगरेप पीड़ित ने खुदकुशी कर ली थी। इधर खरगोन की बात करें तो यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, यह सवाल अभी भी बड़ा है, क्योंकि घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी आजाद घूम रहे हैं और इन आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी भी इन्हें लेकर बगले झांक रही है। नरसिंहपुर और खरगोन जैसे मामले जाहिर तौर पर सिरहन पैदा कर देते हैं कि आखिर बहू बेटियां घर में क्या सुरक्षित हैं। खरगोन के इस मामले की बात की जाए तो यहां पर पानी पीने के बहाने 3 लोगों ने एक नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी बात यह कि 10,000 का इनाम आरोपियों पर घोषित किया गया था, लेकिन वो 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जाहिर तौर पर
क्योंकि उपचुनाव के लिए बिगुल बच चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक समीकरण बिठा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके ये मामले क्या चुनाव से नदारद हैं और क्या इन मामलों पर जनता जो है वो ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, क्योंकि 2 बड़े मामले मध्य प्रदेश से अभी सामने आ चुके हैं। और इसी मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए शिव अनुराग पटिरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और दीप्ति हमारी सहयोगी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीप्ति आपसे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, खरगोन जैसी 2 वारदातें सामने आई, और ये उपचुनाव के मुहाने पर जब प्रदेश खड़ा है तब वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं, तो क्या इन मामलों को लेकर राजनीति उस तरीके से हो रही है? क्योंकि ये असल मुद्दे हैं जिस पर जनता के बीच में राजनेताओं को जाना चाहिए, वोट मांगना चाहिए, और शायद जनता भी इसी हिसाब से आकलन करेगी। अब तक राजनीति कहां इन मामलों पर देखने को मिली है? देखिए, इस तरह के मामले आमतौर पर अगर हम देखें तो महिला उत्पीड़न के मामले समाज में लगातार होते हैं, और इस तरह के मामलों पर ज़्यादातर राजनीति होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर दोनों ही दलों में देखा जाता है कि जिस वक्त विपक्ष हमेशा हल्ला करता है कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, राजस्थान में भी इस तरह की घटना हुई लेकिन कांग्रेस की सरकार उसमें है, वहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर इस घटना के होने के बाद कांग्रेस जो है, विपक्ष तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। तो आमतौर पर महिला उत्पीड़न का मामला हो या फिर कहें कि रेप जैसी घटनाएं हो, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति बड़ी तेजी से होती है। पार्टीवाद से परे हटकर शायद एक्शन बहुत कम लिया जाता है। और अभी चूंकि मध्य प्रदेश के मामले की बात है, हाथरस जैसी घटनाएं हुई हैं, हाथरस की घटना के बाद मध्य प्रदेश की ये 2 घटनाएं अपने आप में ही एक बड़ी है, और कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अब कितनी खराब हो चुकी है। लोगों के बीच में किसी का खौफ नहीं रहा है, मतलब अपराधियों को ना समाज का खौफ रहा, ना अपराधियों को पुलिस का खौफ रहा, क्योंकि सीधे तौर पर लड़कियों को जो है उनके घर से ले जा करके उसके बाद रेप किया जाता है, उसके बाद आरोपी फरार होते हैं, पानी लेने के बहाने इस तरह से आरोपी उस घर पर जाते हैं। अगर खरगोन की घटना देखें, अगर नरसिंहपुर की घटना देखें, तो शिकायत के बाद भी पुलिस के पास अब जो है अपील करने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, उसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। तो दोनों ही घटनाएं ये बताती हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था कमजोर हुई है कहीं ना कहीं, और बिल्कुल कानून का या खाकी का कोई खौफ लोगों में या अपराधियों में नहीं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना सिलेक्टिज्म वाला जो रवैया वो अपनाती हैं और अपने अपने हिसाब से तमाम बातें करती हैं। ब्रज गोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और इस बार के चुनाव में अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई संशय या सवाल मध्य प्रदेश की जनता के मन में है, तो क्या मंचों से आप इस कानून व्यवस्था को लेकर बात कर पाए? क्या अब तक इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों ने राजनीति की? नहीं अनुराग जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करने का विषय नहीं है जी। आधी आबादी को सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। उन पर किसी तरह का जुल्म ना हो, जो कानून है उनका पालन हो। यही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है, जिसने छोटी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार के में मृत्युदंड की सजा निर्धारित की थी, और 15 से ज्यादा मृत्युदंड की सजाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ये कहना है कि समाज में हुए किसी भी तरह के अपराध के लिए उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, खास तौर से गैंगरेप, रेप और हत्या जैसे अपराधों की। परंतु वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि कहीं हुआ अपराध है तो वो अलग है, और मध्य प्रदेश में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ तो अलग है, महाराष्ट्र में हुआ तो अलग है, और राजस्थान में हुआ तो अलग है। किसी की जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी का क्षेत्र देखकर, किसी का प्रदेश देखकर हम न्याय नहीं मांग सकते हैं। न्याय सभी को मिलना चाहिए, और न्याय की आवाज उठाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, परंतु सिलेक्टिव है। तो सर चुनाव आप सार्वभौमिक बात करिए, महिलाओं को सुरक्षा है तो चुनाव प्रदेश जिम्मेदारी है, और इस चुनाव में जाहिर तौर पर भले 28 सीटों पर चुनाव हो, लेकिन प्रदेश की जनता में ये मुद्दे तो जहन में रहेंगे। और आपने कहा कि ऐसे मुद्दों पर भर्त्सना की जानी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर निंदा की जानी चाहिए। सर, ये कब तक किया जाना चाहिए? हर कोई शायद इसमें भर्त्सना कर रहा है, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन आप लोगों की राजनीति सार्थक दिशा में होनी चाहिए इस मामले को लेकर, जिसमें कि आप लोगों को ये बता पाएं कि आप लोग किस तरीके से इस तरह के अपराध को खत्म करेंगे। क्योंकि इस बार के चुनाव में तमाम मुद्दे जहां विकास पर हैं, लेकिन ये मुद्दा भी नदारद नजर आता है। देखिए, दोनों चीजें हैं जी। सर, राजनीति कीजिए, लेकिन हेल्दी राजनीति कीजिए ना सर। नहीं अनुराग जी, देखिए दोनों तरीके हैं। एक तो समाज को सुधारना भी पड़ेगा,
और दूसरा काम ये होगा कि सरकार सख्ती से पेश आएगी, कानून अपना काम करेगा, किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाएंगे और जल्दी से जल्दी सजा हो और सजा होते दिखे, जिससे वो अन्य लोगों के लिए मिसाल बने कि मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाएं सुरक्षित हैं और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए सजा भी कठोरतम दी जाएगी। ये जो काम सरकार का है, सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। ठीक है, शिवनराव पटेरिया जी, चुनाव के T20 में हालिया अभी जो हाथरस की घटना सामने आई, नरसिंहपुर की घटना सामने आई, खरगोन की घटना सामने आई और राजस्थान के अलवर की जो घटना सामने आई, इन घटनाओं ने जाहिर तौर पर चुनाव से पहले जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हम लोग किस तरीके से आने वाले समय में वोट डालें। लेकिन अभी तक इन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। देखिए, राजनीतिक दलों की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो सिलेक्टिव होते हैं, सारी चीज़ों पर एक साथ बात करने के लिए, एक रूपता के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दरअसल NCARB के आंकड़े देखे जाएं तो 2018 तक के आंकड़े आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ हाईएस्ट हिंदुस्तान में दुराचार की घटनाएं हुई हैं। उन पर आपको बात करना चाहिए, शासन किसी की भी हो, सरकार किसी का भी हो, लेकिन दिक्कत ये है कि जो तुम्हारा है वो सारा गड़बड़ है, जो हमारी तरफ है, जो हमारी सुविधा का है वो सारा अच्छा है और उसमें सारे राजनीतिक हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमें सिलेक्टिव अप्रोच के अलावा कुल मिला के कानून की उपस्थिति का एहसास कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 15 महीने के कमलनाथ के सरकार के दौरान सब अमन और शांति रही है, तब भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। दिक्कत यह है जब आपके समय में होता है तो वही उसी मामले को आप कह देते हैं कि इसमें गड़बड़ियां थी, इसमें दूसरे मामले थे। जब दूसरे के समय होता है तो सारे तर्क आप तलाशने लगते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह से काम करती हैं उसको देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। थाने कई बार इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होने के बजाय दंड का हिस्सा बनने लगते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए भय और आतंक पैदा करते हैं। आजकल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था जिसमें बिंद के एक थाने के लोग आने जाने वाले ट्रकों से वसूली करते हैं। तो जब आप वसूली में पे लिप्त होंगे, फेवरिज्म करेंगे। भोपाल में साल 1.5 साल पहले एक गैंग रेप पीड़ित बच्ची वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की ASI की बेटी थी, उसको भी 24 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। तो आप इस देश प्रदेश में आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। इसको राजनीति से कुछ लेना नहीं है। कुल मिला के मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म की बात है। पुलिस के लोगों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए कि हुजूर ये किसी के साथ भी घट सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, आज भी हम अंग्रेजों के जमाने की पुलिस लेके चलते हैं जो डंडे से भय पैदा करती है। उनको इन्वेस्टिगेशन के तरीके साइंटिफिक होना चाहिए। लोगों को भय पैदा करने के स्थान पर अमेरिका और यूरोप के बॉबी बॉय की तरह आपको पुलिस को काम करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात है, पुलिस का हम एक दंड के तौर पर उपयोग राजनीति करते हैं और उसका दुष्परिणाम ये है कि 2-3 दिन थानों में रिपोर्टें लिखी नहीं जाती हैं। बिल्कुल। और नरसिंहपुर की बात कर लीजिए सर, वहाँ पर भी शिकायतें दर्ज नहीं करवाई गई, वाजिब कार्रवाइयाँ नहीं की गई और इसी की वजह से वहां पर गैंगरेप पीड़िता ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। 3 दिन तक दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि प्रशासन को अपने स्तर पर तमाम चीजें बेहतर दुरुस्त करनी है, दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से तमाम चीजें गिनाती है। इस बार के चुनाव के अगर संदर्भ में शिवनराव पटेरिया 10 सेकंड में आपसे जवाब लें, क्योंकि ब्रजगोपाल लोहिया जी यहाँ पर भी बैठकर बता रहे कि हम ही वो सरकार थे जिन्होंने नाबालिग से रेप के लिए फांसी का प्रावधान किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात वो कर रहे हैं। तो इस बार जनता के बीच में अगर ये कहते हुए जाएंगे तो भरोसा होगा क्या? क्योंकि एक तरफ प्रशासन का लचर रवैया है, दूसरी तरफ सरकार इस पर कहने से कुछ भी बचती है। देखिए राज जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी की सजा की बात में आपको जुमलों के तौर पर बहुत अच्छी लगती है। क्या किसी एक व्यक्ति को फांसी हुई क्या? हम ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या करें? दिक्कत यह है कि जो दंड दिया गया वो इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। एक्चुअली विलंबित न्याय कभी न्याय नहीं होता है। जब आपने फांसी की सजा दे दी, कितनों की हुई है? अभी तक मेरे अंदाज में 24-25 लोगों को सजा हो चुकी है, कोई फांसी की सजा नहीं हुई है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप दंड देते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों में भय क्यों नहीं है? सबसे अगर लोगों को लगेगा कि वो अपराध करेंगे, वो पकड़े जाएंगे और सजा उनको मिलेगी, तो अपराध। विनोद हमारे सहयोगी भी सर जुड़ गए, उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय स्तर पर मुद्दे कितने सम्मिलित किए जा रहे हैं। दीप्ति, लेकिन एक और चीज, क्या हाथरस मामले का, अलवर मामले का और मध्य प्रदेश में जो खरगोन और नरसिंहपुर से मामले सामने आए, चुनाव में इसका आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव में इसका इतना ही असर होता है कि इन मुद्दों को लेके उस समय के लिए राजनीति बड़ी तेज हो जाती है। हाथरस का मामला तो काफ़ी बड़ा है जिसको लेके पूरे देश में राजनीति गरमा रही है।
मध्य प्रदेश में 2 मामले सामने आए और मध्य प्रदेश में तो बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे तो उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाने की बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पोस्ट कार्ड लिखें जिसमें यह हो कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो भी रेप करे उन आरोपियों को फांसी की सजा हो। लेकिन कानून बन चुका है, अभी तक किसी एक आरोपी को सजा नहीं हुई और सबसे बड़ी बात यही है कि सख्त कानून नहीं बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के केस में राजनीति बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। पार्टीवाद से परे, राजनीति से परे इन मामलों को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। और पहली बात तो ये होती है सबसे बड़ी समस्या कि थानों में एफआईआर ही नहीं लिखी जाती और जब मुकदमे ही दर्ज नहीं होते हैं तो किस तरह से जो है कानून उनको सजा दे पाएगा। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में इसको लेकर राजनीति होगी और इसलिए भी हो रही है क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल सर पर है और हाथरस का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के 2 मामले हो गए तो निश्चित ही विपक्ष ये बात जरूर करेगा कि इस राज्य में या फिर ये कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या जब से बीजेपी की सरकार आई है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत कमजोर हुई है और कानून व्यवस्था के हालात इसका आउटकम क्या होता है राजनीतिक पार्टियों पर, ये देखने वाली बात है। दीप्ति, बहुत शुक्रिया। तमाम और राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपने जो जानकारी दी वो बहुत अहम। विनोद, आपका रुख करते हैं क्योंकि इस वक्त अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो किसान कर्ज माफी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अवैध खनन का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में हमेशा से ही ऊपर रहे हैं। आज बात लायक नालायक की होती है, आज बात तमाम दूसरे उन पहलुओं की होती है जिससे कि दूसरी राजनीतिक पार्टी पर सवाल खड़े किए जा सकें। अभी अगर चुनावी तमाम सिचुएशंस को देखें, ग्वालियर चंबल की जनता का मूड क्या है और आज जो तमाम मुद्दे नजर आते हैं जैसे कि अब वो गैंगरेप वाले जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये वहां के क्षेत्र की जनता के जहन में होंगे वोट करते वक्त? देखिए अनुराग, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। लेकिन यही राजनीति चमकाने का काम अगर बराबर चलता रहे, अगर 5 साल किसी सरकार का कार्यकाल है या कोई राजनीतिक दल 5 साल तक विपक्ष में बैठा है और इस तरह की राजनीति चमकाता रहे तो फिर ये सामाजिक सरोकार का काम बन जाता है, एक सामाजिक अभियान बन जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के मुद्दे जब सामने घटनाएं होती हैं तो कुछ दिन तक तो चलती हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं समाज से गायब हो जाते हैं। फिर बाद में कोई इस पर ना तो अभियान चलते देखे न चर्चाएं। आज अगर सियासी दलों को देखिए, चाहे चुनाव की बात हो या जहाँ चुनाव ना हो, तो वहाँ सरकार खूब अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती है, विपक्षी दल खूब सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव और सामाजिक नजरिया लोगों का बदले, इसके लिए बराबर कहीं पहल नहीं होती। केवल और केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मा छोड़ दिया जाता है जो कि बहुत कम समय के लिए नजर आते हैं सड़कों पे, उसके बाद अपने घरों में बैठ जाती हैं। कई बार पुलिस इस बारे में जब अपना बयान देती है तो कहती है कि इस तरह की घटनाएं तो जो नशेड़ी होती है वो करते हैं। अब नशा कहीं आसमान से तो गिरता टपकता नहीं है, इसी जमीन पर पैदा होता है। इसी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में एक चेन सिस्टम पूरा बना हुआ है, उसके जरिए नशा लोगों तक पहुंचता है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। जो लोगों की सोच है वो लोग ये कहते हैं कि जिस तरह राजनीतिक दल या सरकार अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार बराबर 5 साल करती है, लोगों को जागरूक करने का या विचारधारा बदलने का प्रयास क्यों नहीं करती? बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत अहम बात आपने विनोद कही। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस पूरे राजनीतिक रस्साकशी में ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक बड़ा मसला ये भी है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी रणनीति बना रही हैं उसका एक बड़ा हिस्सा है टिकट बंटवारा। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब तो आपसे लिए ही जा रहे हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो आज क्या टिकट बंटवारे को लेकर कोई रस्साकशी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, आपके यहाँ से भी तकरीबन 25 नाम हम लोग तय मान रहे हैं 3 सीटों को लेकर, क्योंकि एक सीट पर माँ बेटे की लड़ाई है, एक पर चाचा भतीजे की लड़ाई है। क्या इस तरह के कोई समीकरण जो है वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी में? नहीं, कहीं उलझते नजर नहीं आ रहे। मैं आपको 2 बातें बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मानित पिताजी शांत हो गए थे, इसलिए वहां वो उपस्थित नहीं थे और बहुत जल्दी हमारी घोषणा हो जाएगी और किसी तरह की रस्साकशी नहीं है। कांग्रेस ने टिकट तो इसलिए जल्दी जारी किए हैं कि वहां एक रस्साकशी थी कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई दूसरा नेता किसी और का नाम घोषित करा ले, इसलिए माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली चले गए थे, आपने सब देखा है। और जो 4 रह गए हैं उनमें रस्साकशी है, वहां कोटा परमिट सिस्टम होता है। असल में हमारे यहाँ कोटा परमिट सिस्टम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 28 के 28 उम्मीदवार घोषित भी करेगी और 28 ही चुनाव जीतेगी भी। और रस्साकशी, किसी तरह का असंतोष, गुटबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी की न तो परंपराएं रही है और न भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए कोई स्थान है।
परंतु मैं ये कांग्रेस का जो कल्चर है ना, उस कल्चर के कारण इस पर संदेह होता है। और उन्हें बाहर से आए लोगों को टिकट देना थी, कोई चाह रहा था कि ना मिले, कोई चाह रहा था कि मिले, तो वो उनका आपसी झगड़ा था और आपसी खींचतान के कारण उनके यहाँ से केंद्रीय प्रभारी के रूप में मुकुल वासनिक को कल आना पड़ा मध्य प्रदेश। तो वहाँ खिंचाव तनाव कहाँ है वो आपको भी दिखाई दे रहा है और जनता भी सब देख रही है। और ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये बहुत सोच समझकर बहुत गंभीरता से विचार करेगी कि मध्य प्रदेश के व्यापक हित में क्या है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद शिव अनुराग पटेरिया जी, मोहित भी हमारे सहयोगी दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले राम पांडे जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, क्योंकि हाथरस वाला मामला, अलवर वाला मामला और मध्य प्रदेश के 2 मामले, इन तमाम मुद्दों को क्या कांग्रेस पार्टी शामिल करने जा रही है इस बार के मध्य प्रदेश के उपचुनाव में? जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि भाजपा से बेटी बचाओ मतलब भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्टेटमेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हाथरस में एक निर्भया केस भी हुआ था। निर्भया में किस तरह से सरकार ने मदद की थी, निर्भया को सिंगापुर भी भेजा था, वहां से जब लौट के आई थी तो उनको घर वालों से मिलने दिया, घर वालों को उनका अंतिम संस्कार करने दिया। ऐसा हाथरस पे कुछ नहीं चल रहा है। और ऐसा ही आप देखिए, खरगोन हो, जबलपुर हो, धार हो, मध्य प्रदेश में जहां जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं और जहां जहां बलात्कार हो रहे हैं, शिवराज जी को उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवराज जी का ध्यान केवल 28 विधानसभाओं पर है। वो अपने जेब में नारियल रख के चलते हैं, गाड़ियों में नारियल भर के रखते हैं और हजारों करोड़ों की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। और ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये स्पष्ट है कि इन्होंने मतदाता का अपमान किया है, मतदाता को नीचा दिखाया है, मतदाता के वोट को खरीदा है। तो ये लड़ाई मतदाता वर्सेस गद्दारों के बीच में है, मतदाता वर्सेस विभीषणों के बीच में है, मतदाता वर्सेस बिकाऊ लोगों के बीच में है। सवाल के जवाब में ये 28 की 28 सीटें बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं राम पांडे जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव भी इसी हिसाब से लड़ रहे हैं? शुरुआत आप रेप के मामलों पर बोलते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों का मुद्दा भटक जाता है कि आप लोग बात करने लग जाते हैं कि हमारे साथ इस तरह से गद्दारी हुई। तो ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक मुद्दे कांग्रेस पार्टी भटकती जा रही है उससे? ये जो देखिए, जहां कांग्रेस अपनी बात बोलती है वहां राजनीति जुड़ जाती है, और जब भारतीय जनता अपनी बात बोलती है तो वो समाज सेवा और देश सेवा हो जाती है। तो ये द्विअर्थी बातें नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के यहाँ समाज सेवा करने के लिए आए, जो 35 करोड़ में बिक गए हैं बेंगलोर जाकर, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार का सौदा किया है, ये उनकी तरफ से बोलने के लिए आए। ये क्या समाज सेवा है? ये गद्दार लोगों की पार्टी है। सारे के सारे गद्दार आज भारतीय जनता पार्टी में जमा हो गए, जो गद्दारों की पार्टी है, और उसको आप प्रश्न नहीं करोगे। जब कांग्रेस यदि कुछ भी बात बोलती है, दो बातें राम पांडे जी, देखिए मैं आपकी गलती नहीं मानता। राम पांडे जी, मोहित मैं आ रहा हूं आपके पास। राम पांडे जी, इसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता। एक तो आप डिबेट में लेट आए तो आपने नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे सवाल हुए, तो मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं मानता। दूसरी बात ये कि आप लोग भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। बीजेपी से कोई आता है, आप सम्मिलित कर लेते हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर आने के बाद क्या आदमी दूध का धुला हो जाता है क्या? सिर्फ आप लोग आरोप लगाने तक सीमित है। मोहित, आप कुछ कह रहे थे? मोहित, नहीं, राम पांडे जी से सवाल पूछिए ना कि कांग्रेस राजस्थान के भीतर भी तो ये मामला सामने आया है रेप का। क्या कांग्रेस का डेलीगेशन राजस्थान जाएगा क्या? राम पांडे जी जवाब दीजिए। राम पांडे जी जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस का डेलीगेशन जिस तरीके से हाथरस जा रहा है, क्या राजस्थान भी जाएगा? राम पांडे जी जवाब दीजिए। जी, अरे मैं पूछ रहा हूं, भाजपा का डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है हाथरस? और मीडिया को भी रोका जा रहा है हाथरस जाने से। भाजपा का डेलीगेशन अभी तक हाथरस क्यों नहीं गया? क्यों स्मृति ईरानी हाथरस नहीं गई? क्यों योगी जी हाथरस नहीं गए? क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हाथरस नहीं गया? क्या दुश्मनी है हाथरस से? और उस बच्ची का अंतिम संस्कार लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं, लगातार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। क्यों भारतीय बिल्कुल नहीं, लगातार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप क्या आप राजस्थान जाएंगे? अलवर जाएंगे? आप अलवर आप जाएंगे? अलवर जाएंगे? हम हर जगह जाते हैं, जहां भी अन्याय होगा, जहां जहां अन्याय होता है हम जाते हैं। अरे आपको हाथरस की बेटी की चिंता क्यों नहीं है, जिसको आपने? अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही तो क्या आप भी नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही वही आप भी करेंगे। मोहित, ठीक है पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही वो भी आप करेंगे। ठीक है मोहित, कांग्रेस पार्टी इन बातों का जवाब नहीं दे सकती, और आप जब डिबेट में शामिल हुए तो उससे पहले ये तमाम बातों पर बहुत अच्छे से चर्चा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात हम लोग करते हैं
क्योंकि हाथरस का मामला सामने आ चुका है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत जेन्युइन है। अलवर के मामले पर कांग्रेस पार्टी कुछ कहेगी नहीं, नरसिंहपुर और खरगोन को बुलाने की कोशिश करेगी। क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? बहुत संक्षेप में मोहित। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस निश्चित तौर पे ये मुद्दा हाथरस का बनाने जा रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे उपचुनाव के भीतर, और निश्चित तौर पे इसकी स्ट्रेटजी पे भी काम करना शुरू इन्होंने कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आज हाथरस के लिए राहुल गांधी कूच करने वाले, इस वक्त हम राहुल गांधी के आवास के सामने खड़े हैं। राहुल गांधी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि परसों की तरह स्थिति आज न बन जाए, क्योंकि परसों जा नहीं पाए थे और आज फिर से वो भारी भरकम डेलीगेशन के साथ हाथरस जाना चाहते हैं। इनके आवास पे थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि सांसदों की भी एक टीम आने वाली है और बड़े नेताओं को ये कह दिया गया है कि आप नोएडा के डीएनडी पे जाइए, पहुंच जाइए और हम आपको वहीं से आपके साथ जुड़ेंगे और फिर हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरा मुकम्मल व्यवस्था कर लिया है कि हाथरस राहुल गांधी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया जाएगा। जो राजनीति दिल्ली से होती है शिवराज पटेल, जो उसका असर तकरीबन देश के हर राज्य पर होता है और यही हम लोगों को हो सकता है कि देखने को मिले मध्य प्रदेश में। जब जनता वोट डालने जाए तो हो सकता है कि इस तरह के पथ प्रदर्शनों का या फिर इस तरह के तमाम सवालों का असर देखने को मिले। निश्चित तौर पर दिल्ली देश की राजधानी है और वहां के बैरोमीटर में, पॉलिटिकल बैरोमीटर में जो कुछ होता है वो पूरे देश में उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर हाथरस का मामला है, जिस तरह निर्भया का मामला हुआ था, पूरे देश को मत दिया था, हाथरस के मामले में ने भी पूरे मध्य प्रदेश को मत दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में तहत हुई हैं, उसमें कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मैराथन बैठक करके और अफसरों से कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो और उसके बाद में जितने भी मामले थे उनमें सब में धड़ाधड़ कार्रवाई हुई है और उन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। ठीक है सर, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हाथरस वाले मामले में बेटी की आवाज बनकर हो सकता है कि उसे फायदा हो जाए। खास बात यह है कि अलवर को लेकर भी जनता सवाल पूछेगी। मोहित, वक्त इतनी इजाजत देता है शिव अनुराग पटेरिया जी, राम पांडे जी, ब्रिजगोपाल लोहिया जी, विनोद, आपका बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर उपचुनाव के इस 20 में तमाम मुद्दे शामिल किए जाएंगे। जनता किस पर मुहर लगाती है, क्योंकि जनता के हित की बातें भी की जा रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात करना जरूरी है और वो राजनीतिक पार्टियां छोड़ती जा रही हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज़ स्ट्रीट पर जारी हैं।